ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि उनका साहस सुशासन प्रेरित करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को शत शत नमन। 20 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो रहा है और 22 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि सत्र में 14 दिन बैठकें होंगी और शनिवार को भी सदन का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का होली के बाद 10 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान यूपी शीरा नियंत्रण संशोधन अध्यादेश भी पारित कराने की योजना है। इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। विशेष सचिव विधानसभा बृजभूषण दुबे ने सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी। 21 फरवरी को विधानसभा में अपना दल के सदस्य राहुल कोल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 2023-24 का बजट पेश करेंगे और इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। ये चर्चा 24 फरवरी तक जारी रहेगी। इस बार विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से एक नई पहल की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा परिसर में डिजिटल गैलरी खोली जा रही है। इसका मकसद विधानसभा के दोनों सदनों के इतिहास को जानना है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है कि विधानसभा की दोनों सदनों का इतिहास गौरवशाली है। ऐसे में इसके इतिहास को सबको जानना चाहिए। यही वजह है कि विधानसभा परिसर में एक डिजिटल गैलरी की शुरुआत की जा रही है और ये दोनों सदनों के इतिहास को दर्शाने का काम करेगी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उद्धव गुट की ओर से ऑनलाइन अर्जी लगाकर के सुप्रीम कोर्ट से कल अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई जाएगी और इसमें चुनाव आयोग के आदेश में तथ्यों को लेकर के हुई गलतियों को आधार बनाया जाएगा। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दिया और चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया था। अब उद्धव ठाकरे गुट ने भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर लिया है। ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के मुताबिक याचिका में इलेक्शन कमीशन के आदेश में कानूनी खामियों के आधार पर फैसले को चुनौती दी जाएगी। चुनौती याचिका के मुख्य आधार में आदेश का वो हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि शिवसेना के संविधान में बदलाव एक तरफा है। शिवसेना उद्धव गुट से पार्टी का नाम और सिंबल छीन चुका है। ऐसे में एक के बाद एक उद्धव गुट के नेता बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला कर रहे हैं। संजय राउत ने चुनाव आयोग से इस फैसले पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के लिए 2000 करोड़ की डील हुई है। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए। दिल्ली शराब नीति के मामले में पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सिसोदिया ने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर आज आने में असमर्थता जाहिर की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से पूछताछ के लिए 1 हफ्ते का समय देने की मांग की। सिसोदिया ने पत्र लिखकर सीबीआई से 27 फरवरी तक का समय मांगा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि वह फरवरी के अंत तक जांच के लिए आ सकेंगे। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद मची तबाही की गिनती अभी भी जारी है। इमारतों के मलबे से शव निकाले जा रहे हैं। 6 फरवरी को आए इस भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को तबाह कर दिया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में 46,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। मौत का ये आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में लगभग 2,64,000 अपार्टमेंट नष्ट हो गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बचाव दल का काम जारी है और मलबे के नीचे दबे लोगों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए भारत की ओर से भी मदद की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर इलाज तक काम कर रही है। सेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए कई राहत सामग्रियों से भरी 5 फ्लाइट भेजी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। ये प्रस्ताव पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत स्वीकार किया गया है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चक्की के जगह पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फरवरी महीने में ही गर्मी के हालात पैदा हो चुके हैं। हालांकि सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड का एहसास है।
दिन के वक्त अब मार्च जैसी गर्मी पड़ने लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण वक्त पर बारिश नहीं होना है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो कि दिल्ली वासियों के लिए खतरे की बात है। तो वहीं पारे के साथ साथ प्रदूषण में भी भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य भारत और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है और इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। फरवरी में तापमान में बढ़ोतरी से आम लोगों के साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस महीने गर्मी का मतलब है कि आने वाले दिनों में तापमान में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब इसका सबसे अधिक असर गेहूं के उत्पादों पर पड़ेगा। किसान पहले से ही खरीफ सीजन के नुकसान से नहीं उभर पाए हैं और अब मौसम की बेरुखी का पहाड़ फिर से किसानों के ऊपर पड़ सकता है। आगामी चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा और इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। पहली बार यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग शुरू की जा रही है। इससे बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु यात्रा का प्लान बनाकर पंजीकरण कर सकते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने से यात्रा पंजीकरण के लिए 21 फरवरी से पर्यटन विभाग की वेबसाइट खुल जाएगी। जब तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की मंदिर समितियों की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं की जाती है, तब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के दर्शन की अनुमति नहीं होगी और इस बार ऑफलाइन पंजीकरण के लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर काउंटर नहीं खोले जाएंगे और ऋषिकेश स्थित यात्रा कार्यालय में ही एक काउंटर खुलेगा। बिना पंजीकरण के नहीं होगी दर्शन की अनुमति। केदारनाथ मंदिर के कपाट आगामी 25 अप्रैल से खोले जाएंगे। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन मंदिर समिति ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बैठक में मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के साथ डीएम और एसपी भी शामिल हुए। श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा हुई। मंत्री ब्रिजेश सिंह ग्रेटर नोएडा के जिला कलेक्टर पहुंचे और इसी दौरान मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी जीआईएस से होने वाली फायदों की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सीएम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के साथ साथ देश भी आगे बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स से यूपी में निवेश हुआ है। न्यू इंडिया का न्यू इंजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स में मिला। साथ ही नोएडा में भी विकास हुआ और नोएडा न्यू ग्रोथ इंजन बना। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश बहुत आगे जाएगा। विदेशों से यूपी में काफी निवेश हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स में 26% गौतम बुद्ध नगर को मिला है और इसी दौरान ब्रिजेश सिंह के साथ सांसद महेश शर्मा भी मौजूद रहे। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को लेकर किसानों ने हाथ जोड़ो अनशन शुरू किया है। किसान नेता और भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर किसानों की समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता ने कहा कि फरवरी साल 2020 में भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अपनी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक को जनता से चुनाव में किए गए वादे को याद दिलाने के लिए हाथ जोड़ो अनशन शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो किसान यशपाल आर्य के कार्यालय के बाहर अनशन करेंगे। मधमहेश्वर घाटी का पाली सरुणा गांव आजादी के बाद पहली सड़क से जुड़ गया है। पाली सरुणा गांव में 9 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों में काफी उत्साह है। सड़क के फेज 2 का काम पूरा होते ही यहां पर यातायात पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा और इसी के साथ मधमहेश्वर घाटी के जग्गी भगवान गोंडार बस्ती और गिरिया गांवों को भी सड़क से जोड़ने का काम लगातार जारी है। आरटीओ विभाग अब एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। आरटीओ विभाग अब एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से कवायद भी शुरू कर दी गई है।
आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के गुण सिखाए जाएंगे ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूकता बढ़े। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे संगम एक्सप्रेस में बाकी खबरों की ओर। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को वाहनों की चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उप जिलाधिकारियों के लिए एल्कोमीटर और चालान बुक को उपलब्ध कराया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के बाद कल पड़ने वाली सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को संपन्न कराना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज सभागार में मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस बल को जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा ब्रीफ कर स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए। ग्वालियर में शिवाजी जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर रैली का भी आयोजन किया गया। रैली में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की है और शिवाजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। रुड़की के रामपुर गांव में एक चोर की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोर ने इखलाक के घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन इखलाक और उसके परिजनों ने चोर को पकड़ा और फिर उसे रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। इस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही थी। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छिन गया है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। इस दौरान मौके पर शहर प्रमुख पापा सोलंकी और दत्ता येवले और तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। बदायूं में बीते दिनों से लापता चल रहे युवक का शव गांव के पास ही कुएं से बरामद हुआ। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर ही सुपारी लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीलीभीत की कालीनगर तहसील क्षेत्र में जंगल से निकलकर बाघ खेतों में पहुंचा और इसी दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर तमाम संख्या में ग्रामीण खेतों की तरफ पहुंचे। ग्रामीणों ने खेत में टहल रहे बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। बाघ देखे जाने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को दी है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं बाघ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जामताड़ा में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचला, जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामला जामताड़ा थाना क्षेत्र के चालना पंचायत का है, जहां पर हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। वहीं इस घटना में ग्रामीणों में आक्रोश है। विधायक इरफान अंसारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना ग्रुप के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ ही 2 गाड़ियों को भी बरामद किया है। इसी के साथ पुलिस ने जिलों में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है और इस अभियान के तहत हाईवे के साथ ही कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। नागपुर के महल परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी छत्रपति शिवाजी महाराज को माल्यार्पण कर नमन किया। इसी के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर शिवाजी महाराज का जलाभिषेक करते हुए उनको नमन किया। दंतेवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र में होली के लिए हर्बल गुलाल को बनाने का काम किया जा रहा है और इस काम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी अपना सहयोग दे रही हैं, जिससे कि होली को केमिकल रहित बनाया जा सके। और कृषि विज्ञान केंद्र की इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है।
फिरोजाबाद के थाना मखनपुर क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त की गई है। वही घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए भेजे जा रहे ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। पिछले 2 दिनों के अंदर पंजाब भारत पाकिस्तान सीमा में ड्रोन के जरिए नशीला पदार्थ भेजने की कोशिश की गई, लेकिन सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने नशा तस्करों की इस कोशिश को नाकाम किया। बांदा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की गोद में बैठी 8 महीने की मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई। देवबंद में किसी बात को लेकर बंद मकान में परिवार के बीच पति पत्नी की लड़ाई चल रही थी, जिससे कि खफा होकर पति असलम ने छत पर जाकर धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली और इसी दौरान आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन तब तक असलम की मौत हो गई। झाबुआ में परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला की लेफ्ट साइड की किडनी का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती देख उसे गुजरात के बड़ौदा के पारुल रेफर किया गया है और इसी दौरान पीड़ित महिला की मौत हो गई। सरायकेला में पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के मकान में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 50,000 की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सीहोर में अंकुर अभियान के तहत कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पौधारोपण किया। उन्होंने सभी नागरिकों से पौधा लगाने और उसकी सुरक्षा करने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिदिन पेड़ लगाने के संकल्प के 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इस अवसर पर प्रदेश के साथ ही जिले भर में पौधारोपण किया जा रहा है। सोनभद्र पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। 2 ट्रक से 1740 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। ग्वालियर में महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। मृतका के पति का आरोप है कि महिला को उसके पुरुष मित्र ने मौत के घाट उतारा। वहीं पुलिस ने महिला के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। घाटमिका मामले में नूंह पुलिस की लापरवाही और आरोपी श्रीकांत की मां के राजस्थान पुलिस के खिलाफ दी गई शिकायत पर जानकारी देते हुए नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने कहा है कि ये काफी गंभीर घटना है। मामले की जांच में हरियाणा पुलिस की तरफ से राजस्थान पुलिस को पूरी मदद दी जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में यादव समाज के संगठन की तरफ से एक बार फिर अहिर रेजिमेंट की मांग तेज हो गई है। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज ने परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में ग्वालियर से भोपाल तक वाहन रैली का आयोजन किया। इस रैली के भोपाल पहुंचने पर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। रैली के आयोजन पर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि अहिर रेजिमेंट की स्थापना के साथ ही यादव समाज की जनजागृति के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बदायूं में महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने गए एमबीबीएस के 5 छात्र डूबे, जिसमें 5 और छात्रों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली रबुपुरा क्षेत्र में घर में खाना बनाते समय सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण अचानक आग लगी और पूरे घर में आग फैल गई। आग की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। सूचना मिलने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन पूरा घर जलकर खाक हो गया। पीलीभीत में प्रसव के दौरान महिला की मौत हुई। सीएचसी अधीक्षक लोकेश गंगवार, स्टाफ नर्स समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने कहा कि लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। पीलीभीत की बरखेड़ा सीएचसी का मामला। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश से 1 बाइक और 2 तमंचे बरामद किए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। कोहरे की वजह से ये सड़क हादसा हुआ। एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराईं। सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चलिए, संगम एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए नेटवर्क 10।